गाँव गुआंढ जो आपने नाम रखा ये भी बहुत सुंदर है। और जी, अगर आप लोग भी आवाज नहीं उठाओगे तो जो बड़ा मीडिया है या बड़ा न्यूज़ चैनल है, ये गाँव में नहीं आएँगे आपका हाल जानने। इनके जो मेन मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, आपने देखा इस बार खतौली के चुनाव में इनको मुँह-तोड़ जवाब मिला। इनका बार-बार मुद्दा रहता है धर्म का, दंगे का और जितनी भी किसान कौम है उसको बरगलाने का। ये मुद्दे पर बात नहीं करते, ये गन्ने पर बात नहीं करते, ये एमएसपी पर बात नहीं करते, ये देहात के जितनी भी फसलें हैं, उनमें कितनी लागत लग रही है, उसकी कितनी कमाई हो रही है, कहाँ बिक रहा है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते। इस बार खतौली के जी, चुनाव में 36 बिरादरी का जो भाईचारा था, आपने देखा सभी बिरादरी ने मिलके मदन भैया को चुनाव जिताया। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानी बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है। इसमें प्रत्येक घर का जो रोजगार है वो कहीं न कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है। भले ही किसी की नौकरी लग गई है, किसी के घर में कोई और व्यवसाय स्टार्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन हर घर में कहीं न कहीं किसानी ज़रूर है। ये आप देख रहे हो कि लखीमपुर खीरी कांड में राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप घोषित होने के बाद उनके जो गवाह हैं उन पर हमले हो रहे हैं। तब टिकैत साहब ने भाजपा को वोट देने के लिए मना किया है कि जब ये इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए तो हम इनको वोट नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गाँव गुआंढ में। नमस्कार। मैं हूँ नीर चौहान और आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं शुभम राठी जी। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है और किसान आंदोलन में पूरा जितना योगदान इनसे हुआ, इन्होंने पूरा समय योगदान अपना जो है किसान आंदोलन में दिया। बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुभम जी, स्वागत है आपका गाँव गुआंढ में। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को राम-राम, नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, गन्ने की पेमेंट बकाया है। सरकार लगातार वादे कर रही है कि हम गन्ने की पेमेंट कर चुके हैं। नया सत्र का भी समझ लीजिए 1 महीना चला गया है। क्या कारण है इसके पीछे? आपको क्या कारण नज़र आते हैं? सरकार की हठधर्मिता। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम अहंकार में हैं। सरकार दिखाना चाहती है हम ताकत में हैं, हम अपनी मनमर्जी से करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस साल भी पर्चियाँ इसी तरीके से आई थी, जिसके ऊपर भाव नहीं लिखा हुआ था। टिकैत साहब ने भी कई बार मीडिया के सामने भी दिखाया था कि 0-0 भाव लिख कर आ रहा है। और जैसे ही 2022 का चुनाव आने वाला था, उससे पहले 2021 वाले भाव पर इन्होंने उसका रेट भी बढ़ाया था और उसको तय भी किया था। कारण था कि चुनाव था और पिछले 3 साल में इन्होंने कभी भी ना तो रेट बढ़ाए और ना ही समय से इन्होंने उसको रेट तय किया था। तो इस तरीके से अगर इस बार भी क्योंकि चुनाव है नहीं, चुनाव हो चुके आपके विधायक वाला चुनाव हो चुका है, अब इनके नगर पंचायत वाले चुनाव है, उसमें ऐसा इन्हें लगता है कि किसानों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो इन्होंने इसलिए उसका रेट तय किया नहीं है। और ये अपनी हठधर्मिता दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम अहंकारी हैं, हम सत्ता हमारे हाथ में है, हम पे ताकत है। तो इसमें क्या कारण नज़र आते हैं आपको? ये खाली यही है कि हम हमारे हाथ में देश की सत्ता है। हर राज्य में लगभग हम आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम हैं, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार भी होती है यहाँ। तो क्या ये कारण है कि किसान जो है अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन हो, किसान यूनियन हो, जितने भी किसानों के संगठन हैं, धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने जो वादे हैं उनकी तरफ नहीं जा रही है। आपको दूसरे क्या कारण नज़र आते हैं इसके पीछे? इनके जो मेन मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, आपने देखा इस बार खतौली के चुनाव में इनको मुंह-तोड़ जवाब मिला। इनका बार-बार मुद्दा रहता है धर्म का, दंगे का और जितनी भी किसान कौम है उसको बरगलाने का। ये मुद्दे पर बात नहीं करते, ये गन्ने पर बात नहीं करते, ये एमएसपी पर बात नहीं करते, ये देहात के जितनी भी फसलें हैं, उनमें कितनी लागत लग रही है, उसकी कितनी कमाई हो रही है, कहाँ बिक रहा है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते। उसका मेन रीज़न ये है कि ये गाँव के जो सीधे भोले-भाले लोग हैं, किसान है, जिसको ये कम पढ़ा-लिखा समझते हैं, जिसको ये सोचते हैं कि हम इसको बरगला लेंगे, उसको ये मुद्दे से हटाना चाहते हैं कि ये गन्ने की बात ना करें, ये अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आने वाले धन की बात ना करें, उनकी शिक्षा की बात ना करें। ये चाहते हैं कि अपने मुद्दों से हट के हमारे मुद्दों पर काम करें कि धर्म की राजनीति, जो धर्म की इन्होंने अफ़ीम पिलाई है, उस पर बात करें। ये दंगों की बात करें। बताओ दंगा 2012-13 में हुआ है और उसकी ये आज तक हर बार वोट उसके आधार पर माँगते आए हैं। इस बार खतौली के जी, चुनाव में 36 बिरादरी का जो भाईचारा था, आपने देखा सभी बिरादरी ने मिलके मदन भैया को चुनाव जिताया। और देखकर इतनी खुशी हुई कि उसका प्रभाव पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पे पड़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानी बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है। इसमें प्रत्येक घर का जो रोजगार है वो कहीं न कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है। भले ही किसी की नौकरी लग गई है, किसी के घर में कोई और व्यवसाय स्टार्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन हर घर में कहीं न कहीं किसानी ज़रूर है। तो ये तो जानबूझकर इस क्षेत्र को दबाने के लिए ये गन्ने का भाव या एमएसपी आपको नहीं देना चाहते। आपको क्या लगता है खतौली जीत चुकी है, किसान वैसे तो कहते हैं भारतीय किसान यूनियन वाले कि हम अराजनीतिक हैं, लेकिन
वहीं अपील भी की लोगों से चुनाव से पहले ही, जस्ट पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न करें। तो इसके पीछे क्या कारण है? फिर इसका मतलब तो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा, मतलब चौधरी साहब ने ये कहा कि ये जो अपील की, क्योंकि इन्होंने अपनी वादाखिलाफी की है। आप देख रहे हो कि लखीमपुर खीरी कांड में राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप घोषित होने के बाद उनके जो गवाह हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी वो हो गई। एमएसपी पर कानून बन जाएगा। जिस समय आपको आंदोलन से वापसी आए थे, आपसे कहा गए थे कि आपके मुकदमे हटा दिए जाएंगे। आपने अभी देखा होगा कि अर्जुन बालियान, जो कि राकेश टिकैत जी के जो कार्यालय का काम देखते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या वादाखिलाफी सरकार ने नहीं की? तब टिकैत साहब ने भाजपा को वोट देने के लिए मना किया है कि जब ये इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए तो हम इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, इसके पीछे खतौली जीत गए हैं, और जीतने के बाद जो खतौली के विधायक हैं मदन भैया, उनको खतौली में नहीं आने दिया जा रहा। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए हम आपको नहीं आने दे सकते। आपको क्या लगता है, कोई साजिश है इसके पीछे, या फिर आज जानबूझकर ताकि मदन भैया ना आए और लोगों के मैंने अंदर जो उनके प्रति प्यार है वो दोबारा बिखर मैंने जाए? मैंने आपसे अभी भी बताया था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मजबूत लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, चाहे किसी धर्म से हैं, चाहे वो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, ये नहीं चाहते कि ये मजबूत हों। ये नहीं चाहते कोई मजबूत जनप्रतिनिधि। मदन भैया कोई इस तरीके के जनप्रतिनिधि नहीं है कि टिचपुंजिया जैसे इनके गली मोहल्लों में घूमते हैं। मदन भैया हैं। उन्हें पता है कि अपने लोगों के लिए सड़कों पर भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, उनके हक की आवाज भी उठाएंगे, उनके लिए बोलेंगे भी। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें हिलाने का काम मदन भैया ने खतौली विधानसभा से कर दिया है, और आने वाली लोकसभा में मुजफ्फरनगर में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे तो गठबंधन में 5 सीटें हैं और 1 सीट भाजपा पे है। तो कहीं ना कहीं मदन भैया एक मजबूत सिपाही हैं विपक्ष के। तो इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुद्दे उठाएंगे, गन्ने की बात करेंगे, वो कमेरे वर्ग की बात करेंगे, वो मजदूरों की बात करेंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि ये लोग तो लोगों के बीच जाते नहीं। जब लोगों के बीच जाएंगे नहीं तो गन्ने की बात नहीं होगी, मील पे बकाए भुगतान की बात नहीं होगी, जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं उनकी बात नहीं होगी, जिन सीओ साहब ने बदतमीजी की थी किसानों के घर जा जाके उनकी बात नहीं होगी। तो जो लॉ एंड ऑर्डर तो इन्होंने बिगाड़ा है ना। मदन भैया तो जाके उस लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछते, उससे पूछने से पहले इन्होंने उनको जाने से मना कर दिया। नहीं, इसके पीछे आपको कारण क्या नजर आता है? क्या मदन भैया के जाने से कोई खतरा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? उनकी तो पूरे पूरा देश में खतरा है। सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी पूरे सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर उस व्यक्ति से खतरा है जो आवाज उठाएगा, जो लोगों के बीच जाएगा। मदन भैया मजबूत प्रत्याशी हैं। खेकड़े से आकर इन्होंने यहाँ पर धूल चटा दी, तो मजबूत प्रत्याशी हैं। उनको पता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है मुजफ्फरनगर में, उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट मदन भैया का रहेगा मुजफ्फरनगर सीट पर, जहां तक मैं मानता हूं। और इसी जी। खतरे को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर उनको रोकने की कोशिश की गई है कि वो अपने लोगों के बीच ना जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शपथ के बाद जैसा उन्होंने कहा है वो जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सभी लोग उनके साथ जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मदन भैया को बाहर ही बताया गया, उसके बावजूद भी वो जीत चुके हैं। तो आपको अब जो 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या उसी तरीके से पटकनी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से अब दी गई है? गुजरात के व्यक्ति आके बनारस से चुनाव लड़ लेते हैं। इनका कोई भी प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से कहीं भी उतार दिया जाता है। इनका गृह मंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके और सांसद इस लोकसभा को छोड़कर दूसरी लोकसभा लड़ने पहुंच जाते हैं। वो बाहरी नहीं है। मदन भैया जो कि क्षेत्र के हैं, जो उस बेल्ट से आते हैं, जो उस वर्ग से आते हैं, वो बाहरी हो गए। बाहरी होने के बाद भी उन्होंने दिखा दिया उनको कि मैं क्या हूं। वो तो हमारे बीच के हैं, हमारे भाई हैं, हम सबके साथ के हैं। वो उन लोगों ने उनको प्यार दिया जनता ने, खतौली की जनता ने, और मुंह तोड़ जवाब दिया। 23,000 वोट से जिताकर भेजा। जी, मेरा अंतिम सवाल ये है शुभम जी, मैं देख रहा हूँ कई वीडियो वायरल हुए उस टाइम, चुनाव से पहले और चुनाव के दिन भी, कि संजीव बालियान को वोट नहीं करना है, और ये हमें संजीव बालियान जी जो है पुलिस भेजकर लोगों को डरा रहे हैं। तो आपको क्या कारण नजर आया? क्या संजीव बालियान जी डर गए थे? नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पर चुनाव बनाया। ठीक है, चुनाव एक उस व्यक्ति का था जिसने दंगों में, जिस पर आरोप सिद्ध हुआ। ठीक है, जो वो विधायक थे मौजूदा, उन पर आरोप सिद्ध हुआ, उनकी विधायकी चली गई। तो ये चुनाव उनका था। लेकिन आप लोकल सांसद हैं, तो आपको चुनाव चुनाव की तरीके से लड़ना था। लेकिन पर्सनल ईगो लेकर आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकालकर लोगों पर झूठे मुकदमे या लोगों के घर पर दबाव बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो परेशान हैं, और उन्होंने वो द्वेष भावना जनता पर दिखाई।
उसका जवाब जनता देगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की, किसानों की, मज़दूरों की, शोषित पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को ताकि उठाया जा सके। और आप सब अपने तरीके से कोशिश कीजिए, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा आप भी बहुत-बहुत गाँव-गाँव के धन्यवाद साथ। आपका। आपने मौका दिया और हम आपको देखते भी हैं, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो से आप रिपोर्ट देते हो, गाँव-गाँव की जाके खबरें बताते हो, गाँव के लोगों के मुद्दे उठाते हो और आप लोग गाँव से ही आते हैं। गाँव-गँवान जो आपने नाम रखा ये भी बहुत सुंदर है और जी, अगर आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाओगे तो जो बड़ा मीडिया है या बड़ा न्यूज़ चैनल है, ये गाँव में नहीं आएँगे आपका हाल जानने कि आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको बैंक कैसे परेशान कर रही है लिमिट पर या गन्ना मिल किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। 14 दिन के भुगतान पर उन पर मुकदमा नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर आप अपना गन्ना किसी दूसरे क्षेत्र में डालने जाते हो तो आपके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। ये आपके सामने ही बहुत सारे मुद्दे आते होंगे और जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया बोलने का और जी, आगे भी हम तो इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। आप भी अपनी रिपोर्ट दिखाते रहें, सच तो जी, सामने आएगा ही। तो जी, जी। आपको भी धन्यवाद कि आप ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करते हैं।